अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। कश्मीर की तारीख में स्याह तरीन दिन आर्टिकल 370 जो कश्मीर को एक खसूसी दर्जा देता है, आज अपनी हैसियत खो बैठा। भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 35A को भी मुस्तरद कर दिया, यानी अब भारतीय शहरी मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीद सकेंगे। भारत ने जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों का इंतजाम लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे, जबकि जम्मू और कश्मीर में कानून साज असेंबली भी होगी। तकरीबन 1.25 करोड़ कश्मीरियों की 70 साल की आजादी की जद्दोजहद को एक बड़ा धचका लगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर होगा आजाद, वो ख्वाब जो आज चिकनाचूर हो गए। ये खित्ता एक तसादुम की तरफ जाता नजर आ रहा है। नाजरीन, आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को जो है कम्युनिकेशंस, खारजा ताल्लुकात और डिफेंस के मामलात के अलावा तमाम मामलात पर फैसले करने का हक देता था। इस इक़दाम ने अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 47 की धज्जियां उड़ा दी। आज कश्मीर में इंटरनेट फोन लाइन्स बंद, कर्फ्यू नाफिज। लीडरशिप महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला नजरबंदी के बाद गेस्ट हाउस मुंतकिल। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा यासीन मलिक जो हैं वो भी इस वक्त कैद में हैं। सियाहों को 2 दिन पहले ही कह दिया गया था कि आप कश्मीर इस वक्त छोड़ दें। फौजी और नीम फौजी दस्तों की जो तादाद है उनमें हजारों का इजाफा किया गया है, जो कभी कश्मीर में पहले नहीं देखा था। हालांकि ये सबसे मिलिट्राइज जोन है। स्कूल, कॉलेज, दफातर, दुकानें सब बंद। दिल्ली में भारतीय पार्लियामान की राज्य सभा में आर्टिकल 370 के खिलाफ करारदाद और तंजीम 9 का बिल मंजूर। कल लोकसभा से भी इनकी मंजूरी की जाएगी। कश्मीरी रहनुमाओं, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इक़दाम की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, आज का दिन हिंदुस्तानी जमहूरियत का स्याह तरीन दिन है। जम्मू कश्मीर की क़यादत ने 1947 में 2 कौमी नजरिए को मुस्तरद करने और हिंदुस्तान के साथ सफबंदी करने के फैसले का गलत नतीजा निकला। आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए भारतीय हुकूमत का एक तरफा फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है, जो भारत को जम्मू कश्मीर में एक कब्जा आवर कुव्वत बना देगा। उमर अब्दुल्ला ने बयान में कहा, आज हिंदुस्तानी हुकूमत के एक तरफा और चुनका देने वाले फैसले इस एतमाद से खयानत हैं जो जम्मू और कश्मीर के अवाम ने हिंदुस्तान पर 1947 में किया था। इन फैसलों के दूररस और खतरनाक नताइज होंगे। रियासत के लोगों के खिलाफ ये एक जारहियत है, जैसा कि कल श्रीनगर में आल जमाती इजलास ने खबरदार किया था। बहुत सारे सवाल हैं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुनासिब है? क्या होना चाहिए था? खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे? कश्मीरियों के इंसानी हकूक का तहफ्फुज अब कौन करेगा? इस स्याह तरीन दिन पर हमारे साथ है सरदार मसूद खान साहब, सदर आजाद जम्मू कश्मीर गिलगित से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप साबिक सफीर अक़वाम मुत्तहिदा, साबिक मुस्तकिल मंदूद अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, अमरीका में आला सफारती ओहदों पर रह चुके हैं। हमारे साथ होंगे राजा फारूक हैदर साहब, वजीर आजम हैं आजाद जम्मू कश्मीर के। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, रिटायर्ड दफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप एहलिया हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक की। सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आईनी माहिर हैं, कानूनदान हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। ज्योति मल्होत्रा हमें ज्वाइन करेंगी दिल्ली से, भारतीय सहाफ़ी हैं, एडिटर है नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स द प्रिंट की। कश्मीर और पाकिस्तान से आप रिपोर्ट करती रही हैं। सबसे पहले सदर आजाद जम्मू कश्मीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहला सवाल आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सफारती सतह पर इस इशू को सही तरीके से उठाया है कि नहीं? आपकी नजर में आप इसको कैसे देख रहे हैं? बताना चाहता हूँ, मरकजी नुक्ता जो समझने का है जी, वो ये है कि 370 जो है एक एम्प्टी शेल है। असल जो डाका मारा है, डाका डाला है उन्होंने, वो उनके 35A के तहत जो हुकूक हैं, और ये हुकूक जो है ये कोई हिंदुस्तान की हुकूमत ने नहीं दिए हुए हैं, ये उनके पैदाइशी हुकूक हैं। और वो जो है वो उनकी मुस्तकिल सुकूनत के हैं, उनकी इमलाक से मुतालिक हैं, उनकी मलकियत के हुकूक जो हैं, या उनकी तालीम और तरबियत के हैं, या रोजगार के हैं। तो ये हुकूक जो है वो उनसे छीनना चाहते हैं और आबादी का तनासब तब्दील करके वो बाहर से जो है ला के हिंदुस्तान से लोगों को आबाद करना चाहते हैं, गैर कश्मीरियों को। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए हमें जो है ये 370 के ऊपर मातम पुरा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो 1947 से अब तक जो कश्मीर की हकीकत है वो ये है कि वो मकबूजा कश्मीर है, जो हिंदुस्तान के पास है, मकबूजा कश्मीर है, हिंदुस्तान का कब्जा है।
जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक चीज ये है कि उन्होंने जो है ताजा दम दस्ते वहां भेजे हैं और पूरे के पूरे कश्मीर का मुहासरा किया है और दुनिया से काट के वहां जो कश्मीरी हैं उनका कत्लेआम शुरू करने वाले, एक जेनोसाइड शुरू करने वाले हैं। तो इसके ऊपर बैनुल अक़वामी बरादरी को बेदार होना चाहिए, क्योंकि बैनुल अक़वामी बरादरी ये करती है, मैं सलामती काउंसिल की बात करता हूँ या जो दूसरे इदारे हैं, कि जब कत्लेआम हो जाता है या जब हो रहा होता है उस वक्त खामोश होते हैं, जब कत्लेआम हो जाता है तो उसके बाद वो काफी अफसोस मिलते हैं। मसलन बोस्निया एंड हर्ज़ोगोविना में हुआ, बुरुंडी में हुआ, रवांडा में हुआ, अभी कश्मीर में कत्लेआम होने जा रहा है। तो इससे खित्ते की अमन और सलामती को खतरा है और सलामती काउंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें अपना किरदार अदा करे। जो आपने कहा कि क्या पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की हुकूमत के दफ्तर खारजा के राब्ते हैं सलामती काउंसिल के प्रेसिडेंट से, सेक्रेटरी जनरल से, लेकिन इन राब्तों को तेज तर करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे सख्त मायूसी हुई अक़वाम मुत्तहिदा के इस बयान से कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। जिस किस्म का रिस्पांस पाकिस्तान से आया है, हमने कोई मुस्बत ट्वीट भी नहीं देखी वजीर आजम साहब की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि पहले से ही पाकिस्तान को कोई ना कोई इकदाम उठाने चाहिए थे? कम से कम यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने देखा कि हमारी जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव हैं मलिया लोधी साहिबा, वो भी इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद नहीं है। क्या पाकिस्तान को बेहतर प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए था? तो हमारा कसूर ये है कि 1972 से लेकर अब तक हमने भी हिंदुस्तान को ये छूट दी कि ये दो तरफा मामला है, इसके ऊपर दो तरफा मुज़ाकरात हो सकते हैं। हालांकि ये एक बैनुल अक़वामी मसला है और ये सैफरीकी मसला है अहले जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। तो हिंदुस्तान ने उस छूट का फायदा उठाया है, तो इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और अभी जब सदर ट्रंप ने सालसी की पेशकश की, या जो पिछले एक साल में, 1.5 साल में जो रिपोर्टें छप रही हैं, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्टें 2 छपी, तो एक माहौल बन रहा है कि ये जो बैनुल अक़वामी मसला है, इसे बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए और हिंदुस्तान को इस किस्म की मनमानी न करने दें। साहब, आपको उम्मीद है कि अमेरिका और सदर ट्रंप भी कोई रोल अदा करेंगे इस मामले के अंदर, चूंकि वो पहले से कह चुके हैं, पेशकश कर चुके हैं कि मैं सालसी का किरदार अदा कर सकता हूँ? देखिए, उनकी अखलाकी और सियासी जिम्मेदारी बनती है कि वो किरदार अदा करें। जब पाकिस्तान के वजीर आजम से उनकी मुलाकात हुई और जो प्रेस टेकआउट था, उसमें उन्होंने रजाकाराना तौर पर नरेंद्र मोदी के हवाले से बात की और कहा कि मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँ। और किस किस्म का रोल आप समझते हैं कि उनको अदा करना चाहिए? आप क्या रोल एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को रखते हैं उनसे कि वो रोल अदा करेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि उन्हें हिंदुस्तान को ये पैगाम वाज़ेह भेजना चाहिए कि आप कश्मीर में अपनी बदबरियत और रियासती दहशतगर्दी को खत्म करें और वह कश्मीरियों का कत्लेआम न करें, जेनोसाइड न करें, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ जराइम के झेल में आता है। और दूसरा ये है कि वो अपना जाती असर और रसूख इस्तेमाल करें। जो जब सदर ट्रंप कह रहे थे कि वो सालसी का किरदार अदा करेंगे, तो बुनियादी तौर पर वो जो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका जो है, जो अमेरिका, उसने सालसी का किरदार अदा करना था। सरदार मसूद खान साहब, सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। हमारे साथ मिशाल मलिक साहिबा भी मौजूद हैं और रिटायर्ड जनरल लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिशाल, ये बताइए कि इस वक्त आपके खामंद तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद हैं यासीन मलिक साहब, किन हालात में उनको रखा जा रहा है? देखें, आप भी जानती हैं उनकी हेल्थ का, जितना बचपन से ही वो स्ट्रगल में है और उन पे कितने एक्सट्रीम टॉर्चर्स भी उन्होंने बचपन से ही देखे हैं और मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। ऑलरेडी उनका मेटालिक वाल्व है और ही इज़ नॉट जस्ट अरेस्टेड इन अ जेल और इन अ पुलिस स्टेशन या हाउस अरेस्टेड, ये एक डेथ सेल के अंदर अरेस्ट किया हुआ है। 5x7 का इसका साइज है, उसके अंदर एक ओपन लैट्रिन है, उधर ही ज़मीन पर सोते हैं, सामने उधर ही नहाते हैं और उनको कान में पस इन्फेक्शन हो गई है। फिर उसके बाद उनकी आईज के अंदर, लेफ्ट आई स्पेशली में ब्लड क्लॉट्स हो गए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लड लाइट्स ऑन की होती हैं उस छोटे से पिंजरे के अंदर कि वो सो भी नहीं सकते वहाँ पे। और इनके ऊपर इतना ज़हनी दबाव भी किया है NIA ने, साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी बहुत किया है। वैसे भी ये टॉर्चर है जो उनको मेडिकल केयर नहीं दी जा रही है। हंगर स्ट्राइक पे भी वो गए थे, तो इस वक्त उनकी ज़िंदगी बहुत ख़तरे में है। हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं एज फैमिली, और एक राइट है हर प्रिजनर का कि उनको मेडिकल केयर दी जाए। और ये तो एक क्रॉनिक पेशेंट है, रूमर है कि उनको पॉइजन दिया जा रहा है, उनको जहर दिया जा रहा है।
हर तरह की बातें हैं। पहले भी उनको जो ये मेटालिक वाल्व है उनको ब्लड फूड पॉइजनिंग अर्ली 90s में हुई थी जेल के अंदर, तो उनका मेटालिक वाल्व हो गया था। फिर 3 साल पहले सिटी स्कैन के बहाने जो डाई इंजेक्शन उनको लगाया गया था वो गलत जगह लगाया और वो पूरा पॉइजन बन गई थी, उनकी आधी बॉडी पैरालाइज ऑलमोस्ट हो गई थी। बट उनके अंदर कोई ऐसी एक्सेप्शनल विल पावर है अल्लाह की तरफ से और उनका इतनी स्ट्रांग उनका फेथ है अपनी स्ट्रगल में कि हर दफा कोई मिरेकल हो जाता है कि ही जस्ट सर्वाइव्स, ही कम्स। पाकिस्तान वो चीज कर रहे हैं, वो काफी चीजें कर रहे हैं, इकदाम उठा रहे हैं जो उनको उठाना चाहिए ताकि यासीन मलिक साहब की मैंने तो पाकिस्तान से मेरा बस जी 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 इसमें मेरी सिंपल डिमांड है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल का पाकिस्तान मेंबर है, वहां पे इनका केस लेके जाएं, मेरे खावंद की जान बचाने के लिए वहां ये आवाज उठाएं यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे। ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स कमीशन की बड़ी स्ट्रांग रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस ने फिर से बता दिया कि उनके एजेंडे पर है और लॉबी की जाए कि हंगामी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास के लिए कोई काम किया जाए, उसके लिए नेटवर्किंग की जाए कि वहां हंगामी इजलास हो, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल का मसला बनता है ओवरऑल भी जो सिचुएशन है। और यासीन साहब का तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर ये बहुत आपने एक अहम बात की है जनरल नईम खान लोधी साहब। बात असल में ये है और सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने वो कुछ किया है जो उसको करना चाहिए था। आपने सदर आजाद जम्मू कश्मीर की बात सुनी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसको एक बायलैटरल मामला बिल्कुल मानना नहीं चाहिए था, तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहिए था, यूनाइटेड नेशंस के फोरम के ऊपर एक ज्यादा मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए था। मिशाल मलिक साहिबा की आपने बात सुन ली कि उनको एक हंगामी इजलास बुलाना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में, मगर हमारी जो मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा की मलिया लोधी साहिबा वो तो आज न्यूयॉर्क में भी नहीं है। जी ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें मैं आपके साथ एग्री करूंगा। सवाए इसके कि फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक लेटर 2-3 दिन पहले चला गया था जो कि सारे मेंबर्स में उसको सर्कुलेट किया गया है, जिसमें उन्होंने खदशात जाहिर किए थे और जो कुछ वहां पर हो रहा है वो किया था। देखिए मेरे तो बिल्कुल मुख्तलिफ थोड़ा सा हटकर पॉइंट ऑफ व्यू, और वो ये है कि पाकिस्तान ने सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि जब हम कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी भी तहरीक के लिए, वो तो दुरुस्त है, लेकिन साथ ही आपने आजाद कश्मीर की जमीन भी शामिल कर ली। आजाद कश्मीर की जमीन और आजाद कश्मीर के लोगों को आप पाबंद नहीं कर सकते कि वो अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की जिस तरीके से भी मदद करें, फिजिकल मदद करें, क्योंकि वो तो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मदद तो पाकिस्तान ही कर सकता है, उसमें आजाद कश्मीर तो कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि उनके लोग जाएं और इंटरनेशनलाइज करें, लोगों को बताएं कि क्या है। तो मेरा तो हमेशा से ये रहा है मुख्तलिफ हुकूमतों से ये तकाजा कि आपने आजाद कश्मीर के लोगों को क्यों मना किया है। जनरल साहब अब तो जो पानी है वो सर से गुजर चुका है। ज्योति मल्होत्रा साहिबा भी हमें ज्वाइन करी है दिल्ली से। ज्योति बहुत बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि 2 दिन पहले ही वहां पे जितने भी टूरिस्ट थे उनको कहा गया कि आप कश्मीर से निकल जाएं, बल्कि यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल सब ने एडवाइजरीज जारी कर दी थी और कहा था अपने सिटीजन्स को कि आप कश्मीर से निकल जाएं, यहाँ पे कुछ होने लगा है। तो ये मामला जो था, क्या सबको सफारती तौर पे लोगों को इसका इल्म था? चूंकि हमने देखा है कि आज जिस किस्म के बयानात आए हैं कश्मीरी लीडरशिप से, कांग्रेस से, उन्होंने ये कहा है कि हमें तो यकदम ये बात सामने आई है और हमें ये मालूम नहीं था, पसे पर्दा ये सारी चीजें हुई हैं और बड़ी खामोशी से हुई हैं। जी मुनीज़, आप बिल्कुल आप सच कह रही हैं कि किसी को इल्म नहीं था, ना किसी ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स को, ना फिर किसी मीडिया में भी ऐसी कोई जानकारी किसी को नहीं थी कि इस तरीके से इतना बड़ा धमाका होने वाला है कि आर्टिकल 370 तक रद्द किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो इक्वली इम्पोर्टेंट है वो ये बात है कि पूरे स्टेट को बाइफरकेट किया गया है, यानी कि लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और जम्मू को और वैली को एक साथ जोड़ के एक स्टेट असेंबली का दर्जा दिया गया है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड पावर्स होंगे और डायरेक्ट कंट्रोल जो है दिल्ली से ही रहेगा। तो जो आपका सवाल है कि किसी को बिल्कुल नहीं मालूम था, और इसीलिए जो वहाँ के टूरिस्टों को और यात्रियों को, क्योंकि आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा भी
अभी चल ही रही थी, तो लोगों को अचानक इस तरीके से वापस अपने होटलों से और बाकी गेस्ट हाउसेज से रात में निकालना एक बहुत ही एक अहम बात है। और आज देखिए, आप ऑपोजिशन की बात कर रही हैं, लेकिन अभी मैं कुछ मिनट पहले ही राज्यसभा में, जो हमारा अपर हाउस है, वहां पर एक बिल जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, वो जो है अभी ही पास हुआ है। और ये इसीलिए अहम है क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन कुछ बाकी पार्टियों ने, जो बाकी ऑपोजिशन पार्टियों ने, खास करके जो एक उत्तर प्रदेश की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो प्रो दलित पार्टी कहलाती है, या फिर साउथ इंडिया की 2 पार्टीज हैं, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है। तो एक ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स जो है अब सामने। मगर ज्योति, मुझे ये बताइए कि दिल्ली भी तो एक यूनियन स्टेट है, उसी तरह का उनके पास भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, मगर दिल्ली और कश्मीर में बहुत, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत फर्क है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, उनके जो बुनियादी इंसानी हकूक है, उनका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? क्या इस लेजिस्लेटिव असेंबली के जरिए होगा? चूंकि इसके ऊपर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा दिया गया है जो डायरेक्टली दिल्ली को रिपोर्ट करेगा। जी देखिए, आज की तारीख में भी प्रेसिडेंट्स रूल है, और आपकी बात बिल्कुल जायज है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बिल्कुल रिपोर्ट करेगा दिल्ली को, सेंटर को। और दिल्ली में भी हमने देखा है मुनीज़े कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी एक दूसरी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली और सेंटर, जबकि दिल्ली के अंदर ही है, यानी सेंटर भी तो दिल्ली में ही है, तो इनके दोनों के बीच, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इतनी टेंशन है। तो मैं यही समझती हूँ कि जम्मू और कश्मीर में, मान लीजिए अगर कोई कश्मीरी पार्टी जीत के आती है, इलेक्शन जब होंगे अभी कुछ ही महीने बाद, तो वहां के और सेंटर के बीच, यानी बीजेपी के बीच, तो जाहिर है कि टेंशन बहुत होगी। लेकिन जब लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके सिर के ऊपर बैठेगा और वो ये डिसाइड करेगा कि जैसे लैंड वाले इश्यूज या फिर लॉ एंड ऑर्डर वाले इश्यूज जो सेंटर के हाथ में रहेंगे, तो फिर ये तो वहाँ की टेंशन तो और भी बढ़ेगी। तो विशाल, मुझे ये बताइए कि आपके खामोद खुद तो तिहाड़ जेल में हैं, बाकी सारे जितने भी लीडर हैं उनको नजर बंद कर दिया गया है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो। तो अब एक जो तहरीक चलनी थी कश्मीर की आज़ादी के लिए, वो कौन चलाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त इतनी वहाँ पे हिंदुस्तान ने अफवाज भेजी हुई है कि पहले कभी कश्मीर ने वहाँ पे इतनी अफवाज नहीं भेजी। और हालांकि कश्मीर के अंदर बहुत सारी हमेशा से हिंदुस्तान की तरफ से फौजी रहे हैं। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन चलाएगा इस तहरीक को, कौन इसको लीड करेगा, जब सारी जो लीडरशिप है लोगों को भी बंद किया है। यहाँ तक जो कल मुझे रिपोर्ट्स थी कि घरों के बाहर भी बार्ब्ड वायर्स लगाई हुई हैं, इतना स्ट्रिक्ट वहाँ पे आर्मी कर्फ्यू है। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन जब पॉलिटिकल वॉइसेस, जो वहाँ की आवाम है, जो उनके सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो लोग, उन सबको, लोगों को समेत उनको बंद कर दिया जाए। तो ये कहाँ पे मामला जा रहा है? या तो कम्प्लीटली एक ऑफिशियल, इन्होंने प्रेसिडेंशियल रूल के बाद एक मैसेकर एक ऑफिशियल भी कर देंगे। पहले भी अनऑफिशियली लोगों को मारा जाता है उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से, उनकी जो एक स्ट्रगल है जो दुनिया में मानी हुई है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खुद नेहरू लेके गए थे। तो अब ये जितनी भी इस चीजें की आ रही है, एक प्रेशर कुकर है, ये फट सकता। जनरल लोधी साहब, क्या इसकी खबर अमेरिका को पहले से थी? और इस खबर के जानते हुए सदर ट्रंप ने वजीर आजम इमरान खान को पेशकश की थी कि मैं कश्मीर के अंदर सालसी का किरदार अदा कर सकता हूँ। मेरा अपना तो तजिया, मैं कई दिन से ये कह रहा था कि इस ट्रैप में ना आइएगा। 2-3 बातों का ख्याल रखने की जरूरत है पाकिस्तानी लीडरशिप को। एक तो ये कि आर्बिट्रेशन अगर कब जब भी हो, ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान नहीं, बल्कि इसके 3 फरीक हैं, कश्मीरी भी इसका फरीक है। तो कश्मीरी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये स्टेक होल्डर्स हैं जो आर्बिट्रेशन में बैठे हैं। और दूसरी बात ये कि सिर्फ अमेरिका की आर्बिट्रेशन नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस खित्ते में उनका जो सबसे बड़ा हलीफ और दोस्त है वो आज भी हिंदुस्तान है। तो आर्बिट्रेशन ऐसे ही ताकत की मानी जाती है जो न्यूट्रल हो, और अमेरिका मगर सर, हमारे वजीर आजम ने तो इसका खैर मकदम किया था और कहा था कि हजारों तादाद में लोग जो हैं वो दुआएं देंगे सदर ट्रंप को अगर वो सालसी का किरदार अदा करेंगे। इसीलिए तो मैं एडवाइस कर रहा हूँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि वो ट्रैप था जिसमें वो जल्दी से चले गए। हमें चाहिए कि हम चीन को साथ शामिल करें, रूस को शामिल करें, तुर्की और कोई ऐसे मुल्कों को लेकर आए जो हमारा इंटरेस्ट भी लुक आफ्टर करें,
तब जाके सालसी की बात हो सकती है। अगर आपने सालसी अमेरिका पर छोड़ दी तो फिर आप यूं समझे कि वही कुछ होगा जो कि भारत चाहेगा। तो ये मैं समझता हूं कि उनको एडवांस इंफॉर्मेशन थी, उनको आइडिया था कि क्या होने वाला है, और इसीलिए उन्होंने पेशकश इन एडवांस की थी। तो वो भी एक हिस्सा है ड्रॉप करने का रिएक्शन जो कि यहाँ से उठना था हमारी तरफ। ज्योति, आपको क्या लगता है कि सदर ट्रंप को मालूम था पहले से ही कि इस तरह बीजेपी की हुकूमत कश्मीर के अंदर ये करने जा रही है? ये पहले से बात हो चुकी थी, जो उनकी एक मीटिंग हुई थी एक हफ्ता पहले, इससे पहले कि वो वजीर आजम इमरान खान साहब से मिले, और क्या वही चीज मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को सालसी की पेशकश की थी? देखिए, जहां तक मुझे लगता है मनीजे कि डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, और कश्मीर के बारे में तो और भी कम, क्योंकि वो इतने अपने ही घरेलू पॉलिटिक्स में इतने लिपटे हुए हैं कि कश्मीर का तो उनको नाम ना निशान ये भी नहीं पता होगा कि कश्मीर किधर है। और बाकायदा जब इमरान खान साहब आपके प्रधानमंत्री गए थे डोनाल्ड ट्रंप को मिलने, वहां पर उन्होंने कह दिया कि मैं मीडिएट करना चाहता हूँ या मैं करने के लिए तैयार हूँ, और दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल आप मीडिएट करें, या फिर यूएन रेजोल्यूशन की भी बात होने लगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप तो एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, और अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान अपना फिर से एक नए सिरे से तालिबान को भी भेजने वाला है, और बाकी जो इंडियन वहाँ पे इतना काम किया गया वो बिल्कुल इसमें पानी फिरने वाला है। तो अगर आप एक दूसरे के साथ ये कर रहे हैं तो ठीक है, हम भी अपने कश्मीर के अंदर कर लेते हैं। तो एक ये अपॉर्चुनिटी मिल गई जब ट्रंप और इमरान खान के बीच ये बातचीत हुई कि हाँ हम मीडिएट करते हैं, और जिस बात को इमरान खान ने बड़ी दिलचस्पी के साथ इसको और भी इसको दोहराया। तो ये एक बेवकूफी है कि इंटरनेशनल मीडिएशन या थर्ड पार्टी मीडिएशन या यूएन रेजोल्यूशन, इस पे तो इसका मतलब कि आप अपने आप ही पाकिस्तान ने शिमला अग्रीमेंट वाली जो बात है उस पर तो बिल्कुल ही पानी फेर दिया। अगर आप एक नए सिरे से अगर आप बात करने लग गए हैं थर्ड पार्टी की, तो फिर और क्या बचता है? फिर आप बायलैटरल टॉक्स क्या करने वाले हैं इंडिया के साथ? बहुत शुक्रिया ज्योति मल्होत्रा साहिबा हमें दिल्ली से ज्वाइन करने का। मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एलिया है JKLF लीडर यासीन मलिक की, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में हिरासत में है। हमें ज्वाइन किया था सदर आजाद जम्मू कश्मीर मसूद खान ने, और हमारे साथ थे जनरल रिटायर्ड लोधी साहब। आपने ये कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त सालसी के किरदार के लिए सिर्फ अमेरिका के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि चीन और रूस को भी शामिल करना चाहिए। बहुत अहम बयान आपने दिया। नाजरीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे राजा फारूक हैदर से। वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान का पूरे तरीके से जो रद्द अमल है वो सामने नहीं आया, पाकिस्तान का अगला क्या कदम होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कश्मीर के लिए ये स्याह तरीन दिन है, खित्ते के लिए भी ये स्याह तरीन दिन है। इस वक्त हमारे साथ हैं वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। कल आप जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर आप मौजूद थे, जहां पे वजीर आजम भी थे और अस्करी क़यादत भी मिली। क्या उधर आपको ये अंदाजा नहीं हो गया था कि आज क्या होने जा रहा है, हिंदुस्तान क्या करने जा रहा है कश्मीर के अंदर, और आपने किन इकदाम के ऊपर आपने कहा था कि आप कदम उठाएंगे? ऐसा जी, जो जहाँ तक आप, एक तो शुक्रिया, जो नेशनल सिक्योरिटी इजलास की जो बातचीत होती है वो चूँकि मैंने बैलेफ उठाया वो बार नहीं की जा सकती, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी में ये सबको इसका इदराक था कि हिंदुस्तान कुछ न कुछ करने वाला है और एक आध दिन के अंदर अंदर करेगा। ये सबको इसका अंदाज़ा था। हमारी जो इदारे हैं उन सबको पता था कि हिंदुस्तान ये कुछ करने वाला है। उस हवाले से फिर वहाँ पर जो एक डिस्कशन हुई कि हमें क्या करना चाहिए, कि अगर हिंदुस्तान ये कर बैठता तो हमें क्या करना चाहिए। अब वो आज कर बैठा, और मेरी मालूमात के मुताबिक ये पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए इसको सलाह मशवरा कर रहा है। बात यह है कि अपने सिक्योरिटी काउंसिल में इस वक्त जो है ना रेजोल्यूशन नहीं करवानी कश्मीर की, हमने सूरत हाल से आगाह करना है कि हिंदुस्तान के इस इकदाम से सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर बल्कि खित्ते के अमन को खतरा है, जिसमें साउथ एशिया जो है जिसमें 1.5 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो गुजारिश उसमें यह है कि देखिए, बात यह है कि ये हिंदुस्तान ने क्लियर वायलेशन की है बिल्कुल के यूएन रेजोल्यूशंस की, इसलिए कि वो सिग्नेटरी है एक तो यूएन का चार्टर का, वज़ीर आज़म साहब वो पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लेन कर बैठे हैं। अब हमने ये जानने की जरूरत है, चूंकि आप वजीर आजम हैं आजाद जम्मू कश्मीर के, और आपके ऊपर बराह रास्त असर पड़ेगा जो सब कुछ होगा। पाकिस्तान अब क्या इकदाम उठाएगा? इज़न्ट इट टू लिटिल टू लेट? अगर अब वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाता भी है तो सर के ऊपर से पानी गुजर नहीं गया?
देखिए ऐसी बात यह है कि देखें ना, मैं थोड़ी सी तफसील करूं, ये तो अचानक उसने किया ना, गो कि उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल था। ये तो बात तब चली जब ट्रंप ने बात की तो हिंदुस्तान इस पर घबराया कि अब इस पर दुनिया पर बात होगी और अमेरिकन प्रेसिडेंट की लाइन को टो करेंगे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज भी, तो उसने ये एकदम ये कर बैठा। अंदाजा तो था। बात यह है कि हम अगर एक दिन पहले भी जाते तो क्या उसको रोक लेते, इसलिए कि उसने तो किसी की बात सुनी नहीं, उसने ट्रंप की बात नहीं सुनी, तो आपकी और मेरी क्या सुनेगा। अब बात यह कि अब उसको नहीं, मगर आपकी बात से मैं ये समझी हूँ, कत्ता कलामी माफ, ये बात वाजे हो जानी चाहिए कि आपके नजर में आप ये समझते हैं कि जो सदर ट्रंप ने एक ऐलान किया था कि मैं सालसी का किरदार अदा करूंगा, उसकी बुखलाहट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर ये कदम उठाया, आर्टिकल 270 को बिल्कुल खत्म कर दिया, 35A को खत्म कर दिया, 370 को। जी, बात यह है कि इसीलिए ना मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि फैसला ये हुआ कि हमने एक प्रोएक्टिव जो है ना वो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना है कश्मीर के हवाले से, और वो उसके काम शुरू है। मसलन आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने टर्की के सदर से बात की है, अभी महातिर मोहम्मद साहब से बात की है, वो दुनिया के दीगर ममालिक से भी कर रहे हैं। मसलन मतलब हमने आज एक टॉक शो में थे तो बात यह कि उसमें एक बात चली जिस पर हम सब ने इत्फाक किया कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर हिंदुस्तान से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाना लेना चाहिए और वाइस वर्सा इसको कहें कि तुम जाओ। ये अपने तरफ से एक देखिए ना, ये इकदाम तो हमने कोई बम तो नहीं फेंकना किसी जगह उसने इधर फेंक रहा नहीं, बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि सारी कश्मीरी अवाम इस वक्त आपको देख रही है, आप बहुत बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शोभा नहीं। मुझे ये बताइए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, जहां पे कश्मीरियों की आमदोरफ्त होती रही, लोग एक दूसरे को मिलते रहे, बहन भाई को मिल सका, बाप बेटी को मिल सका, अब उसका क्या होगा? क्या आमदोरफ्त बंद हो जाएगी? जो तजारत दोनों कश्मीरियों के दरमियान हो रही है वो बंद हो जाएगी? क्या होगा उसका? देखिए, दो पॉइंट थे, एक मुजफ्फराबाद वाला था, एक तेतरी रोड वाला। तेतरी रोड वाले से कोई मामूली सी तो थी, मुजफ्फराबाद वाला तो पिछले 3 माह से बंद किया उन्होंने तजारत ने। आप किसकी, मैं खुद जो डिवाइडेड फैमिली का आदमी, मेरे आधे रिश्तेदार उस तरफ है, मेरी माँ श्रीनगर की रहने वाली है, मेरे बाप के रिश्तेदार जो है वो LOC के साथ रहते हैं, मैं खुद डिवाइडेड फैमिली का आदमी हूँ। अब बात यह है कि हमने एक देखिए, बात यह है कि मोदी के इस इक़दाम से कश्मीर लेम लाइट पे आया, फिर दोबारा से आया, बड़े अरसे के बाद आया। ये बात यह है कि एक तो कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद, दूसरी मोदी की हमाकत से जो है ना कश्मीर दोबारा जो आ गया है दुनिया के एजेंडे पर। अब हमने हिकमत अमली तय कर दी जिसके लिए की जा रही है तय। अब सारी बातें पहले नहीं बताई जाती कि वो दुश्मन उसके जो है वो तदारुक करेगा उसका, वो बड़ा मकार दुश्मन जिसके साथ आपका मुकाबला है। तो बात यह है कि ये सारी बातें जो है वो बिल्कुल की जा रही है। मतलब मैं सुबह से जो मेरी मालूमात है, जिधर जिधर मैं जाता रहा हूँ, कल मैं वजारत खारजा से मैं वज़ीर खारजा से मिला, उसके बाद जो है फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, तो वो हुकूमत पाकिस्तान ने सारी बातों से बखूबी आगाह है और जो स्टेक होल्डर सब लोग आगाह है। कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो रहा है, पार्लियामेंट से ही जो है ना उसकी आवाज़ निकलती है, उसकी स्टेट की पॉलिसी की निकलती है। तो ये सारी बातें जो है ये बड़ी तेजी के साथ हो रही है। वज़ीर आज़म साहब, आपकी क्या तजवीज़ होगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को? आपने बताया कि उन्होंने मलेशिया के महातिर मोहम्मद से बात की, उन्होंने टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान से बात की, तो मजीद आप क्या चाहेंगे कि किस तरह वो इस चीज को लेके या इस इशू, इस क्राइसिस को लेके आगे बढ़े? फौरी तौर पर जी वो फौरी तौर पर ट्रंप को फोन करे, उनसे कि आपने जो बात की थी उसके बाद हिंदुस्तान ने ये किया, उसको ये बताइए कि हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर मतलब एक पुरअमन हल के लिए। पाकिस्तान 2 जगह पर अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर सकता, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम वेस्टर्न बॉर्डर पर भी आप करें और ईस्टर्न बॉर्डर पर भी करें। अफगानिस्तान के इशू में इंडिया के साथ भी तो उनको ये बताए कि हिंदुस्तान जो है इस प्रोसेस को नाकाम कर, इसलिए हिंदुस्तान इसके बाहर बैठा हुआ है। उसने बड़े पैसा खर्च किया, उसके बहुत सारे जो थे कौंसल खाने वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबी कार्रवाई हुई वो लोग थे। इस सेक्शन से जो अफगानिस्तान के अंदर जो फौजों का निकला है या बाकी उसमें हिंदुस्तान बाहर बैठा हुआ है, वो उसको भी सबटाज करना चाहिए। और ये बात अमेरिकन को समझ आ सकती है, उनको ये बात समझाने की जरूरत है। और वजीर खारजा ने खलील उसके साथ जो उनका है वो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल, उसको भी परसों ये बात समझाई कि हिंदुस्तान ये कर रहा है, इसलिए यह है कि आपकी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान को रोके इस बात से। ये पर 2-3 दिन पहले की बात है। अब ये हिंदुस्तान तो ये कर बैठा है, उसके लिए हमने करना है इसको। जी हाँ, ज़ल्मे खलीलजाद
तो उसके साथ ये बात उन्होंने की, उसको भाई ये बात समझाई है। तो उसमें अब ये है कि हमने जो है ना, मतलब थोड़ा सा अपना स्टांस भी सख्त रख रहे। मैं कहता हूँ आज कि हमें अपने हाई कमिश्नर को बुला लेना चाहिए वापस, ताकि दुनिया को भी पता चले हिंदुस्तान को, पाकिस्तान सीरियस है इशू के बारे में। ये नहीं कि फेट कंपनी है, हिंदुस्तान ने कर लिया तो हम खामोश हो गए। अब बात यह है, हिंदुस्तान जो जेनोसाइड करना चाहता है कश्मीर के अंदर, कश्मीरियों को मारना चाहता है, वो सूरत हाल LOC पर नहीं रुकेगी कि हिंदुस्तान समझेगा कि बस जो मैंने कश्मीर के अंदर कर लिया, इस स्पिल ओवर होगी आज़ाद कश्मीर, जिसका आप मुझसे कह रहे थे। और जब आज़ाद कश्मीर के अंदर आएगी तो फिर पाकिस्तान भी इसके अंदर जो है ना मुतासर होगा। तो आप जो एक तस्वीर खींच रहे हैं काफी खौफनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर हमारे से बात करने का। और आपने जो बात कही है, आपने कहा है कि पाकिस्तान को फिल फौर चाहिए कि हिंदुस्तान से, दिल्ली से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लें, और वजीर आजम इमरान खान साहब को चाहिए कि अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोपियन यूनियन से, फ्रांस से फौरन जो है वो राब्ता करें। नाजरीन, पाकिस्तान के पास अब लीगल ऑप्शंस क्या होंगे, कानूनी ऑप्शंस क्या होंगे, ये बहुत अहम है। और इसके लिए हमने दावत दी है सलमान अकरम राजा साहब को, उनसे हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कश्मीर की तारीख में सियाह तरीन दिन आर्टिकल 370 जो कश्मीर को एक खसूसी दर्जा देता था, आज भारत ने इसको मुस्तरद कर दिया, इसकी हैसियत अब खत्म हो गई है। इस हवाले से पाकिस्तान के पास क्या लीगल ऑप्शंस होंगे इंटरनेशनली और बायलैटरली, ये सवाल करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने दावत दी है सलमान अकरम राजा साहब को। वो एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, बैनुल अक़वामी लीगल एक्सपर्ट हैं, इनसे पूछेंगे। सलमान साहब, अब ये कह रहा है पाकिस्तान के हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ जाएंगे, और जो एक रेजोल्यूशन थी अक़वाम मुत्तहिदा ने पास की थी 1948 में, उसको इन्वोक करेंगे, जो कश्मीरियों को ये हक देता है कि या वो पाकिस्तान की तरफ जाएं, पाकिस्तान में जम हो जाएं, या हिंदुस्तान में जम हो जाएं। अब पाकिस्तान के पास लीगल ऑप्शंस क्या है? देखिए, लीगल ऑप्शन इस तरह की किसी अदालत में जाया जाए वो तो कोई नहीं है, क्योंकि जो कुछ भारत ने किया है वो एक तरह से उन्होंने अपने अंदरूनी जो उनके कानूनी निज़ाम है उसके तहत उन्होंने कुछ इक़दामात उठाए हैं। उनको जाहिर है कि भारत ही की अदालतों के सामने तो चैलेंज किया जा सकता है मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर के आर्टिकल 370 का स्टेटस जो है उसको अब तब्दील नहीं किया जा सकता था, उसके तहत जो नोटिफिकेशन 1956 में जारी हुआ था उसको अब तब्दील नहीं किया जा सकता था। ये तमाम दकीक नौयत के कानूनी आईनी मामलात हैं जो भारत की अदालतों, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने तो उठाई जा सकती हैं, लेकिन कोई बैनुल अक़वामी फोरम इस नौयत का नहीं है जहां पे आज जो इक़दामात हुए हैं उनको चैलेंज किया जा सके। ये तो हम जरूर कर सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं, सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं, वहां हम कोई रेजोल्यूशन पास कराएं, उसका तकाजा करें। जो रेजोल्यूशंस पहले हुई भी हैं इस्तिस्वाब राय के हवाले से उनका हवाला दें, इसरार करें कि वो इस्तिस्वाब राय किया जाए। ये तमाम बातें तो हम माजी में भी करते रहे हैं, अब ज्यादा शिद्दत से शायद हमें इन मामलात को उठाना पड़े, लेकिन जो एक बाकायदा कानूनी चाराजोई है वो हमारे पास कोई इस वक्त, यानी कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जहां पे कुलभूषण यादव का केस चला था उधर भी हम नहीं इस मामले को लेके जा सकते? नहीं, देखिए जो आलमी अदालत है वहां दो तरह के मामलात जाते हैं। या तो कोई मामला ऐसा हो जो किसी ट्रीटी या कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी पर मबनी हो, यानी कि कोई बैनुल अक़वामी ट्रीटी है जिसमें बहुत से मुल्क जिसके सिग्नेटरी हैं और उनका आपस में कोई तनाज़ा हो जाए उस ट्रीटी की एप्लीकेशन इतलाक के हवाले से, या उस सूरत में जाया जा सकता है आलमी अदालत में कि दोनों फरीकैन जो हैं, जो आलमी अदालत के भी मेंबर हैं जिन्होंने उसके स्टैट्यूट को रेटिफाई किया हुआ है, वो ये बाहम फैसला करें कि हमारे दरमियान जो तनाज़ा खड़ा हुआ है उसका हल, उसका तस्फिया हम आलमी अदालत इंसाफ से चाहेंगे, उनके जरिए कराएंगे। यानी सलमान साहब, अगर मैं आपकी बात समझी हूं कि रजामंद हों, आप कानूनी राय ही देते हैं, तो ये मामला अब सियासी तौर पे ही इसको पसू किया जा सकता है। जो लीगल ऑप्शंस हैं आपने कहा कि बहुत महदूद हैं। ऐसा ही है जी, सियासी और सफारतकारी जाहिर है बहुत मुनज़्ज़म तरीके से सफारतकारी करना पड़ेगी। आखिरी सवाल आपसे कि अब जो दिल्ली है उसका डायरेक्ट रूल होगा जम्मू और कश्मीर के ऊपर, इसका क्या मतलब होगा, और जो इंसानी हकूक हैं कश्मीरियों के उसकी तरफ से आपको क्या कंसर्न्स है?
देखिए, जाहिर है कि जो कश्मीर की एक शनाख्त थी वो अब खतरे में है। अब अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना, ज़मीन खरीदना हर भारतीय का हक हो गया है, भारत के हर शहरी का, वहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करना भी भारत के हर शहरी का हक हो गया है, तो इससे जाहिर है आगे चलकर जो उस खत्ते की एक शनाख्त है, जो आबादी वहाँ पे, जो आबादी का तनासुब है, वो तब्दील होगा। और ये एक जाहिर है काबिल तशवीश मामला है। और चूंकि अब ये तवक्को है कि वहाँ पर एहतजाज होगा, राइटिंग होगी, तो उसको जैसे माजी में भारतीय हुकूमत